नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं हमारी ये समरी सीरीज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। जैसे कि आप लोग पीछे देख ही पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल। और इस चैप्टर के अंदर दोस्तों हम लोग बहुत ही प्यारी प्यारी राज दुलारी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो बातें होंगी उसको आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हमें कहां पर देखने को मिलता है दोस्तों? हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा अध्याय है ये हमें राजनीतिक विज्ञान या फिर जिसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं, वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। तो आप भारत के किसी भी हिंदी मीडियम के बोर्ड के कक्षा 10वीं के अंतर्गत अगर पढ़ने वाले हैं तो आपके पास ये चैप्टर मौजूद है। बहुत से बच्चे होते हैं जो क्लास के कमेंट्स में आके पूछते हैं कि सर हम राजस्थान बोर्ड के हैं, सर हम झारखंड बोर्ड के हैं, सर हम बिहार बोर्ड के हैं, सर हम यूपी से हैं, है ना, सर हम हिमाचल प्रदेश बोर्ड से। तो आप भारत के किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड के स्टूडेंट हैं कक्षा 10वीं के, तो आपके पास ये चैप्टर आपको दिखता है जिसका नाम है राजनीतिक दल। और काफी महत्वपूर्ण हमारा ये अध्याय है दोस्तों। इसकी पूरी कहानी को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। डिस्कशन करते हैं कि भाई आप और हम अपनी आज की इस क्लास में आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग सबसे पहले दोस्तों आप सभी के साथ राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। राजनीतिक दल आखिर किस तरीके से काम करते हैं वो देखेंगे। राजनीतिक दलों के क्या क्या कार्य होते हैं, वो क्या काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं वो देखेंगे। हमें आखिर किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज या फिर राजनीतिक दलों की आवश्यकता ही क्यों है वो समझेंगे। उसी के साथ हमारे देश में कितने राजनीतिक दल हैं वो देखेंगे। फिर हम समझेंगे कि राजनीतिक दलों के अंदर जन भागीदारी की जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये मुख्य तौर पर क्या करती हैं दोस्तों? आप लोग देखते हैं कि ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती हैं जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। इसके पीछे की वजह क्या है वो समझेंगे। बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल। देश के अंदर आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, उसी के साथ राज्य स्तर की पार्टियां होती हैं। ऐसे ही हमारे देश के अंदर कुछ हमारी फेमस पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर जिन्हें हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे कांग्रेस हुई, उसकी कहानी को जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसे हम लोग बीजेपी कहते हैं, कब बनी, इसके बनने के क्या कारण है और ये किस विचारधारा के साथ चलती है उसे देखेंगे। बात करेंगे बहुजन समाजवादी के पार्टी में और भारत की बहुत सी और जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं ये क्या होते हैं और ये भारत में कैसे कैसे इनका जन्म हुआ है उसको हम लोग समझेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक काफी इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर और कहानी की पूरी जो बातचीत होगी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आपके सामने रखेंगे। डिस्कशन कर रहे हैं राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि राजनीतिक दल आखिर होते क्या हैं। जैसे अगर आप लोग हमारे भारत के अंतर्गत देखें तो हमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज या फिर राजनीतिक दल दिखते हैं कि नहीं दिखते? जी हाँ, आप सभी को पता है। हम अपने भारत में देखते हैं कि हमारे यहाँ पर बीजेपी भी है, आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर हमें कांग्रेस पार्टी दिखती है, आम आदमी पार्टी दिखती है, आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी दिखती है, बीएसपी पार्टी दिखती है। तो अलग अलग राजनीतिक दल हमारे देश के अंतर्गत हमें दिखते हैं। अब ये होता क्या है दोस्तों? आप देखते हैं कि किसी भी देश के अंतर्गत जो रहने वाले नागरिक हैं, किसी भी देश के अंदर जो रहने वाले नागरिक हैं ना, ये लोग क्या करते हैं दोस्तों कि ये एक निश्चित सोच के साथ क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। और ये निश्चित सोच वाले लोग क्या करते हैं दोस्तों, बाद में फिर अपना एक राजनीतिक दल बनाते हैं और फिर ये देश के चुनाव वगैरह में भाग लेते हैं और देश में देश को चलाने की जो पावर होती है उसे प्राप्त करते हैं। जैसे बहुत से दल होते हैं जो महिलाओं के हितों की बात करते हैं, बहुत से दल किसानों की भलाई की बात करते हैं। तो जो लोग किसानों की भलाई की बात करते हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, वही पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। फिर आप देखते हैं कि अगर कोई आप देखते हैं कि भारत में जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करने वाले बहुत से लोग होते हैं, जब वो एक समूह बना लेते हैं और फिर वो एक राजनीतिक दल बनता है, फिर वो देश में आप देखते हैं कि आगे आने की कोशिश करते हैं, तो उसे ही हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। तो अगर हम देखें कि राजनीतिक दल क्या है दोस्तों, कि राजनीतिक दल कुछ भी नहीं, बस मनुष्यों का, देश के अंदर जो रहने वाले नागरिक है ना उनका एक समूह होता है और ये सभी एक प्रकार की विचारधारा या फिर एक प्रकार की सोच को मानते हैं और इनका मानना होता है कि अपनी सोच के हिसाब से देश को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। दुनिया में सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि राजनीतिक दलों की शुरुआत कब होती है, तो 1688 में 1688 में हम देखते हैं कि होती है गौरवपूर्ण क्रांति। कहां पर? ब्रिटेन में। और इसी क्रांति के बाद इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, जो राजा था ना उसको हटाया जाता है और राजा को हटाकर वहां पर संसद यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज बनती है। तो दुनिया में सबसे पहले अगर राजनीतिक दलों के बारे में पूछा जाए आपसे दोस्तों, आप देखते हैं कि वो 1688 में इंग्लैंड के अंतर्गत बनते हुए देखे थे, जहां पर हम देखते हैं कि दो पॉलिटिकल पार्टी, विंग और टोरी नामक ये जो दो राजनीतिक दल थे ये हमें बनते हुए दिखते हैं। ठीक, तो राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है दोस्तों? राजनीतिक दल का मतलब होता है कि किसी एक सेम विचारधारा को मानने वाले लोग, जैसे किसानों की भलाई करने वाले लोगों ने अपना एक समूह बनाया, फिर ये समूह चुनाव में भाग लेता है, इसे ही राजनीतिक दल कहते हैं। ऐसे ही एक सामाजिक समूह जो छात्रों की भलाई की बात करता है और फिर ये अपना ये समूह आप देखते हैं कि चुनाव में भाग लेता है, इसे ही राजनीतिक दल कहते हैं।
तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर आप लोग देखें दोस्तों तो हमें राजनीतिक दल दिखते ही हैं। दुनिया के अंतर्गत जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर तो हमें क्या दिखता है दोस्तों, वहां पर हमें पॉलिटिकल पार्टीज या फिर राजनीतिक दल देखते हैं। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि कोई देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहे लेकिन वहां पर आप देखते हैं कि दोस्तों राजनीतिक दल नहीं है? जैसे भारत के अंदर अगर हम लोग कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्यों? क्योंकि हमारे देश में अलग अलग राजनीतिक दल हैं और ये सभी अलग अलग राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं, है ना। जैसे जब देश में चुनाव होते हैं तो कोई व्यक्ति बीजेपी से खड़ा होता है, कोई व्यक्ति आप देखते हैं क्या कांग्रेस की तरफ से खड़ा होता है, कोई बीएसपी की तरफ से, अलग अलग राजनीतिक दल की तरफ से ये लोग खड़े होते हैं और लोगों को जो भी व्यक्ति पसंद होता है ये उसे सबसे ज्यादा वोट देकर क्या कर लेते हैं दोस्तों, अपना उम्मीदवार चुन लेते हैं, है ना। तो राजनीतिक दल आप देखते हैं कि एक प्रकार से देश के अंतर्गत मौजूद जो लोग हैं उनका एक समूह होता है जो एक सेम विचारधारा को मानते हैं। और लोकतांत्रिक देशों के अंदर राजनीतिक दलों का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और राजनीतिक दल क्या करते हैं दोस्तों, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं, क्योंकि इन्हीं राजनीतिक दलों की वजह से देश के अंदर नेता आते हुए हमें देखते हैं जो देश को आगे बढ़ाते हैं। और आप देखते हैं कि राजनीतिक दल किसी भी लोकतंत्र के लिए इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इसे देश का, या फिर हम देखते हैं कि लोकतंत्र का तीसरा सदन कहा जाता है। लोकतंत्र में मुख्य तौर पर हमें दो सदन दिखते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। राजनीतिक दल लोकतंत्र में इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इसे क्या कहा जाता है, इसे थर्ड चेंबर, के ये देश में लोकतंत्र को बहुत अच्छे तरीके से बनाता है। आगे बढ़ते हैं, अब आखिर समझने की कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे राजनीतिक दल होते हैं भाई ये काम क्या करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर आप देखें दोस्तों कि सबसे पहले जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज या फिर राजनीतिक दल होते हैं ये जनमत का निर्माण करते हैं। जनमत का मतलब आप देखते हैं कि जब भी देश के अंदर चुनाव होता है ना, जब भी देश के अंदर चुनाव होता है जितनी भी राजनीतिक दल होते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों, ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? जी हाँ, है ना। ये लोगों से क्या करते हैं कि आप मुझे वोट दो, मैं आपके घर में फ्री वाईफाई लगवाऊंगा, मैं आपके घर के बाहर सड़क बनवाऊंगा, मैं आपको लैपटॉप दूंगा, मैं आपको फोन दूंगा, मैं आपको फ्री बिजली पानी दूंगा। इस तरीके के वादे करते हैं। और जनता को क्या किया जाता है, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं ये अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमें सबसे ज्यादा वोट मिल जाए या फिर हमारे व्यक्ति को सबसे ज्यादा, आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा लोग वोट दें, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं कि राजनीतिक दल चुनाव में क्या करते हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। और राजनीतिक दलों के जरिए हमें यह पता चल जाता है कि लोग किस प्रकार की सोच को रखे हुए हैं। जैसे हमें भिन्न भिन्न प्रकार के राजनीतिक दल दिखते हैं। एक राजनीतिक दल है जो किसानों की भलाई की बात करता है, एक राजनीतिक दल है जो महिलाओं की भलाई की बात करता है, एक राजनीतिक दल आप देखते हैं कि एक भाषा समूह की बात करता है, एक राजनीतिक दल आप देखते हैं कि छात्रों की भलाई की बात करता है। तो देश के लोग इस तरीके की सोच को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसका प्रमाण हमें कहां दिखता है दोस्तों, इसका प्रमाण हमें दिख जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा। तो राजनीतिक दलों के द्वारा जब चुनाव होता है और उसमें जब वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं तो इससे ये पता चल जाता है कि लोग देश में क्या सोचते हैं, है ना। लोग देश में क्या सोचते हैं ये पता चलता है। उसी के साथ साथ ये जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं ना, ये लोगों में जागरूकता उत्पन्न करते हैं। एक साधारण सा आदमी है जो रोटी कपड़ा मकान में बिजी है, जब देश में चुनाव का दिन आता है तो वो चुनाव में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देता। ये पॉलिटिकल पार्टीज ही तो होती है, राजनीतिक दल होते हैं जो बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, लोगों से कहते हैं कि आप अपना वोट देने जरूर आएं, आप अपने वोट का जरूर प्रयोग करें। जितने भी राजनीतिक दल होते हैं ये लोगों को जागरूक करते हैं। किस तरफ दोस्तों, ये लोगों को जागरूक करते हैं उनके अधिकारों, उनके कर्तव्यों या फिर उनको वोट देने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जागरूक करते हैं कि आप जरूर आएं और अपना वोट जरूर दें। और इसके लिए राजनीतिक दल क्या करते हैं, भाषण करते हैं। आप देखते हैं कि पत्र पत्रिकाओं में बहुत सारे ऐड आते हैं, है ना, बड़ी बड़ी रैलियां की जाती हैं और लोगों को जागरूक किया जाता है कि जरूर आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें, है ना। अलग अलग तरीके से आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी रैलियां की जाती हैं और इन रैलियों के जरिए लोगों से कहा जाता है कि आप हमें चुने, हम आपकी भलाई करेंगे, हम आपकी समस्याओं का हल निकालेंगे और जरूर हमें वोट दें। तो लोगों को जागरूक किया जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए हम ये समझ जाते हैं कि देश के लोग किस सोच को अपना आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, है ना, अपने आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि राजनीतिक दलों का एक और कार्य होता है, वो क्या है कि चुनावों का संचालन करना। चुनावों का संचालन क्या है कि अब मान लीजिए कि हमारे देश के अंदर दोस्तों अगर हम लोग कहें कि हमारे देश में लोकतंत्र है और मैं आपसे कहूं कि जितनी भी हमारी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि चलिए कि हमारे देश में अब है नहीं, गायब हो गई, क्या तब हमारे देश में चुनाव कराना संभव होगा? नहीं दोस्तों, हमारे देश में तब चुनाव कराना संभव नहीं होगा, क्योंकि भारत के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि अधिकतर जो हमारी जनता है वो आपको शिक्षित नहीं दिखती है। हमारी जनता उतनी ज्यादा शिक्षित नहीं है ना। और उन सभी लोगों को आप देखते हैं दोस्तों जागरूक करने में ये पॉलिटिकल पार्टीज बहुत योगदान देती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं, रैलियां निकालती हैं।
तो अगर हमारी राजनीतिक दल नहीं होंगे तो आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा ये चुनाव इतना सरल है ना, आप देखते हैं कि उतना सरल नहीं रहेगा। तो हर पार्टी से एक एक बंदा खड़ा हो जाता है और हर बंदा कहता है कि आप मुझे चुने, मुझे अपना नेता बनाएं। जिस इंसान को या फिर जिस प्रतिनिधि को लोग ज्यादा वोट देते हैं वो जीत जाता है। अगर यही पार्टियां नहीं होंगी और इन पार्टियों से खड़े हुए प्रतिनिधि नहीं होंगे तो चुनावों का संचालन करना आप लोग देखते हैं दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो राजनीतिक दल ही हैं जो चुनाव को बहुत आसान बनाते हैं। अगर चुनाव में आप देखते हैं दोस्तों कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, तो दोस्तों आप देखते हैं कि ये उतनी ज्यादा बेहतर तरीके से चुनाव हमें होता हुआ नहीं दिखेगा। उसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण काम होता है राजनीतिक दलों का दोस्तों, वो है सरकार का निर्माण करना। अगर आप भारत के संदर्भ में देखें, जो हमारे देश का सबसे बड़ा चुनाव है दोस्तों, उसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? उसे हम लोग कहते हैं लोकसभा का चुनाव। और हमारे लोकसभा के चुनाव में आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि लोकसभा का चुनाव जो होता है उसको आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, इस लोकसभा के चुनाव में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा देश है ना, इसे हम देखते हैं कि 545 भागों में बांटा गया है ना। पूरा देश 545 भागों में बांट दिया है और इन पूरे 545 भागों से आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जो हमारी लोकसभा है ना, उसके सदस्य चुनकर आते हैं जिन्हें हम लोग सांसद कहते हैं। अब हर राजनीतिक दल क्या करता है दोस्तों, ये चाहता है कि उनके ज्यादा से ज्यादा साथी जीतें। साल 2019 में आप देखते हैं दोस्तों कि लोकसभा के चुनाव हुए थे और इस साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हर राजनीतिक दल ने यह कोशिश करी थी कि उनके ज्यादा से ज्यादा साथी जीतें। हमारे देश का कानून ये कहता है कि अगर किसी भी राजनीतिक दल के 272 साथी जीत जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग बहुमत कहते हैं। बहुमत का मतलब कि अगर कोई भी राजनीतिक दल ये हमेशा कोशिश करता है कि उनके ज्यादा से ज्यादा साथी जीतें और वो बहुमत को प्राप्त करें। बहुमत का मतलब उनके आधे से ज्यादा साथी जीतें। तो 545 सीटें हैं, इनमें से आप लोग देखते हैं दोस्तों जो 2 सीटें हैं वो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व हैं। एंग्लो इंडियंस वो लोग होते हैं जिनका जन्म आप देखते हैं कि भारत में हुआ था लेकिन माता पिता यूरोपियन है, उनके लिए रिजर्व है। तो उनके लिए वो ही इन सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो भारत के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि बचती हैं हमारी 543 सीटें। इसमें आप देखते हैं कि साल 2019 में इलेक्शन हुआ, हर पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश करती है कि उनके सबसे ज्यादा साथी जीतें और वो बहुमत को प्राप्त करें। बहुमत का मतलब आधे से ज्यादा, टोटल नंबर जो है उसके आधे से ज्यादा साथी उनके जीते। तो भारत में लोकसभा में जो बहुमत मिलता है वो 272 की। अगर किसी राजनीतिक दल के अकेले 272 साथी जीत जाते हैं, इसका मतलब है कि वो देश में सरकार बनाएंगे, अर्थात अब उस पार्टी के हिसाब से, उस पार्टी की विचारधारा से आप लोग देखते हैं कि देश को चलाया जाएगा, है ना। साल 2019 में आप देखते हैं दोस्तों इलेक्शन हुआ और इसके अंदर हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 303 साथी जीते। 272 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने देश में अपनी सरकार को बनाया, है ना। तो आप देखते हैं दोस्तों कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनका काम होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों को प्राप्त करें, और जो सबसे ज्यादा सीटों को प्राप्त कर लेता है, जो राजनीतिक दल जिसके सबसे ज्यादा साथी जीत जाते हैं, फिर वो देश में सरकार को बनाता है। अब इसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि जिस दल के सबसे ज्यादा साथी जीते होते हैं, जैसे साल 2019 में हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी थी उसके आप देखते हैं कि 303 साथी जीते, तो उन्होंने बहुमत को प्राप्त किया। अब इन्होंने देश में अपनी सरकार बनाई, इनके ही मुख्य आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री बने, इनके ही आप देखते हैं रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सब इन्हीं के दल से बने। कुछ ऐसे भी दल थे जो आप देखते हैं कि दोस्तों जो बहुमत को प्राप्त नहीं कर पाए, जैसे कांग्रेस हुई, डीएमके हुई, एआईटीसी हुई, है ना। तो ऐसे राजनीतिक दल जो बहुमत को प्राप्त नहीं कर पाते, बहुमत का मतलब कि जिनके 272 साथी नहीं जीत पाते, किसी के 52 जीते, किसी के 23 जीते, किसी के 22 जीते, ऐसे राजनीतिक दलों को क्या कहा जाता है? ऐसे राजनीतिक दलों को हम लोग विपक्षी दल कहते हैं। और ये जो विपक्षी दल होते हैं ना दोस्तों, लोकतंत्र में ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। कैसे? क्योंकि ये सरकार को याद दिलाते रहते हैं। जैसे 2019 में आप देखते हैं दोस्तों कि इलेक्शन हुआ, है ना। आप देखते हैं कि 2019 में ये जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में हम देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके सबसे ज्यादा साथी जीत गए, 303, और इन्होंने देश के अंदर अपनी सरकार को बनाया। लेकिन बहुत से ऐसे भी हमारे राजनीतिक दल हैं जो बहुत पीछे रह गए, जिनको हमने विपक्षी दल कहा। अब ये विपक्षी दल क्या करते हैं? सरकार को याद दिलाते रहते हैं कि तुमने जो वादे किए हैं ना, इनको पूरा करना। तुमने कहा था कि तुम लोगों का जीवन बेहतर करोगे, तुमने लोगों को अलग अलग जो वादे किए थे जिसके आधार पर लोगों ने तुम्हें वोट दिया है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी आप देखते हैं कि हमारे विपक्षी दलों की होती है, जिससे देश का लोकतंत्र मजबूत होता रहता है और सरकार पर प्रेशर बना रहता है। जो जीतने वाली पार्टी होती है ना, उस पर प्रेशर बना रहता है कि भाई हमें जनता को क्या करना है दोस्तों, हमें जनता की जो हमने वादे किए हैं उसे पूरा करना है। उसी के साथ साथ राजनीतिक दलों का एक और कार्य होता है कि जनता को प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण का मतलब, जैसे हमने बताया कि भारत के जो अधिकतर राजनीतिक
दल हैं वो पूरे तौर पर ये कोशिश करते हैं कि जनता को जागरूक किया जाए, जनता को बताया जाए कि उनके वोट की क्या कीमत है, कैसे उनके वोट से आप देखते हैं कि देश का पूरे तौर पर आप देखते हैं कि निर्माण होता है, कैसे सरकारों का निर्माण होता है। तो अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके के प्रोग्रामों को निकालते हैं और इन प्रोग्रामों के जरिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए और आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप देश का भला करेंगे। कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि ये लोग काम करते हैं। तो जनता को ट्रेन किया जाता है कि किस तरीके से चुनाव में भाग लेते हैं, है ना। इस तरीके की जानकारी आप देखते हैं कि राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती है और लोगों को रचनात्मक कार्य की तरफ, कि एक बेहतरीन कार्य, कि एक बेहतरीन नागरिक आप कैसे बन सकते हैं, आप देखते हैं कि हमारे राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं ना दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो जनता और सरकार के बीच कड़ी होती है। जैसे हमने बताया कि साल 2019 में जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी जीत गई, भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने देश में अपनी सरकार बनाई, अब ये देश को चला रहे हैं। बहुत से ऐसे दल थे जैसे कांग्रेस हुई, या फिर आप देखते हैं कि बहुत से और जो दूसरे दल थे वो बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए, है ना। बहुमत का मतलब कि उनके 272 साथी नहीं जीते, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको विपक्ष कहा जाता है। जितने भी विपक्ष के दल होते हैं ना, वो एक तरीके से जनता की जो आवाज होती है ना, वो सरकार तक पहुंचाते रहते हैं कि भाई जनता इस तरीके से फील कर रही है ना। और सरकार और जनता के बीच में ये जो विपक्षी दल होते हैं, जो हारे हुए दल होते हैं, वो एक तरीके से महत्वपूर्ण कड़ी जुड़े रहते हैं। वो सरकार को याद दिलाते रहते हैं कि जनता इस तरीके की चीज सोच रही है, आपने ये वादे किए थे, इनको पूरा कीजिएगा। तो लोकतंत्र के विकास में राजनीतिक दल बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये चुनाव को सरल करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, उसी के साथ साथ लोकतंत्र को आसान बनाते हैं, चुनाव को आसान बनाते हैं। उसी के साथ आप देखते हैं कि जनता और सरकार की एक तरीके से कड़ी होते हैं विपक्षी दल। हम देखते हैं कि जो जीते हुए दल होते हैं उनको वो तो सरकार बना लेते हैं, जिनको बहुमत मिला होता है। ये विपक्षी दल आप देखते हैं कि जीते हुए दलों पर प्रेशर बनाते रहते हैं और जनता की मांगों को पूरा कराते हैं। तो ये महत्वपूर्ण हमारे राजनीतिक दलों के कार्य हुए। अब दोस्तों यहां पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर किसी भी देश के अंदर हमें इन राजनीतिक दलों की आवश्यकता है ही क्यों, है ना। किसी भी देश के अंदर अगर लोकतांत्रिक देशों की बात की जाए दोस्तों मुख्य तौर पर, तो हमें किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है वो हम देखते हैं। देखिए राजनीतिक दल क्या होते हैं दोस्तों, जनता की जो इच्छा होती है ना, वो सरकार को बताते रहते हैं। देश की जो समस्याएं हैं वो देश की सरकार तक लाने की जो सबसे बड़ी आप देखते हैं उम्मीद होती है, वो राजनीतिक दल ही होते हैं। ये राजनीतिक दल और इसके जो लोग होते हैं वो देश के गली गली आप देखते हैं कि दोस्तों गली कूचों में आपको देखते हैं और लोगों को तैयार करते हैं। उनकी जो सोच होती है वो उसको पढ़ते हैं और देश की सरकार को बताते हैं कि देश के लोग किस तरीके की चीजों को देख रहे हैं। अगर आप भारत के संदर्भ में देखें दोस्तों, तो हमारे प्यारे भारत में हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक पार्टी एक अभिन्न अंग है। क्योंकि यदि कोई पार्टी ना हो, कि अगर हमारे देश में आप देखें दोस्तों कि कोई भी राजनीतिक दल नहीं है मान लीजिए, और आप कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है। अब 543 लोग अगर मान लीजिए दोस्तों कि किसी भी पार्टी से नहीं आए, वो स्वतंत्र जीत कर आए, वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि हर पार्टी की एक विचारधारा है। हमें किसानों की भलाई करनी है, हमें महिलाओं की भलाई करनी है, हमें छात्रों की भलाई करनी है, हमें शहर के लोगों की भलाई करनी है, हमें गांव के लोगों की भलाई करनी है। हर पार्टी की एक विचारधारा होती है और उसी विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़ते हैं और लोगों से वोट मांगते हैं। अगर देश में पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होंगी और 543 लोग आजाद हैं, स्वतंत्र खड़े होते हैं और जीत जाते हैं, ऐसी स्थिति में आप देखते हैं तो ऐसी स्थिति में देश को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनकी एक फिक्स सोच नहीं है ना। ये एक जैसा नहीं सोचते, एक जैसे सोच वाले लोगों का होना जरूरी है। तो अगर सभी स्वतंत्र लोग हो जाएंगे दोस्तों तो देश को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उस स्थिति में आप लोग देखते हैं कि देश से संबंधित जो मुद्दे हैं, देश से संबंधित आप देखते हैं जो फैसले हैं, वो कहीं ना कहीं हमें प्रभावित होते हुए दिख जाएंगे। तो राजनीतिक दल कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि लोकतंत्र को सरल करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, लोगों को जोड़ के रखते हैं, और इस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि लोकतंत्र में एक उम्मीद की किरण रहते हैं। अगर आप लोग देखें दोस्तों, आज पूरी दुनिया के अंतर्गत ये उम्मीद उठती है कि जो लोकतंत्र है ना दोस्तों, वो इस तरीके से है कि जहां पर क्या किया जाता है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, अपने नेता लोगों को चुनते हैं। हमारे देश में चुनाव होता है और हमारे देश में ये जो चुनाव होता है इसके अंतर्गत हर 18 साल से जो बड़ा व्यक्ति होता है या फिर महिला पुरुष जो भी हुआ, वो क्या करता है दोस्तों, अपने नेता लोगों को चुनता है। और नेता लोग क्या है कि अलग अलग राजनीतिक दल से अलग अलग लोग खड़े होते हैं। ठीक है, अलग अलग राजनीतिक दलों से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग लोग खड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है ए पॉलिटिकल पार्टी, ये है बी पार्टी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, है ना। अलग अलग राजनीतिक दलों से लोग खड़े होते हैं और वादे करते हैं, ए भैया हमें चुनिएगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब जनता मान लीजिए कि जिसको भी चुनती है, मान लीजिए कि इस बी व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, ये नेता बन जाता है ना। तो ये राजनीतिक दल ही हैं
जो आसानी से चुनाव को पूरा कराते हैं, लोगों को आसानी से मौका देते हैं कि वो अपने नेता को चुन सकें। और जनता क्या करती है दोस्तों, सीधे तौर पर देश को चलाने में अपना योगदान देती है कि देश की जनता चुनाव के जरिए अपने नेता को चुनती है और ये जो चुना हुआ नेता होता है ये फिर क्या करता है दोस्तों, ये देश को चलाने संबंधी जो नियम और कानून बनाता है वो हमें दिखता है। अगर हम लोग देखें दोस्तों कि दुनिया में ना हमें अलग अलग तरीके के पार्टी सिस्टम देखने को मिलते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर आपको क्या दिखता है दोस्तों, वहां पर सिर्फ आपको एक ही पार्टी देखने को मिलती है। जैसे अगर बात की जाए चीन की, चीन भी अपने आप को कहता है कि भाई हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। क्या कहता है दोस्तों, चीन अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश कहता है। वो इस तरीके से कहता है कि भैया हमारे यहाँ पर चुनाव वगैरह होते हैं। लेकिन आप देखें कि चीन के अंदर ना सिर्फ एक ही पार्टी है जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है। याद रखिएगा, लोकतंत्र के अंदर जो लोग होते हैं ना उनको चयन करने का मौका मिलता है, अर्थात उनको चुनने का मौका मिलता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपको दिखती हैं। जो भी लोकतांत्रिक देश होगा ना उसमें आपको सिर्फ एक पार्टी नहीं, आपको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं। कितनी? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं। इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे ही कहा जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो अगर आपके देश में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है तो ये आप देखते हैं दोस्तों कि ये अच्छा स्वरूप हमें नहीं दिखता। तो जैसे चीन में एक ही राजनीतिक दल देखने को मिलता है, ऐसे ही हम लोग देखते हैं ब्रिटेन में हमें 2 राजनीतिक दल देखने को मिलते हैं। भारत एक ऐसा देश है दोस्तों जहां पर आपको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं। और जब हमारे पास बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं ना दोस्तों, इसके बहुत से फायदे भी हमें देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे अगर बात की जाए चीन के अंदर आपको सिर्फ एक पार्टी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दिखती है। अमेरिका की बात की जाए तो वहां पर 2 राजनीतिक दल मुख्य तौर पर दिखते हैं, डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिक। इस तरीके से हमें दिखता है। तो चीन के अंदर ये जो एकल पार्टी सिस्टम है कि वहां पर एक ही पार्टी होती है, इसको अगर आप लोकतंत्र के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि लोगों को चयन करने का मौका नहीं मिल रहा। लोगों को बस हर बार इन्हीं लोगों को बार बार चुनकर भेजना पड़ता है, क्योंकि यही लोग हैं, यही चुनाव में खड़े होते हैं और यही बार बार नेता बनते हैं। लोकतंत्र में ऐसा थोड़ी होता है। लोकतंत्र में तो कोई भी खड़ा होगा, लोगों के पास ऑप्शन होते हैं, वो किसी को भी चुने। तो ये लोकतंत्र की एक सही कहानी नहीं देता। तो एकल पार्टी जो होती है उसके अंदर आप देखते हैं दोस्तों लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होते, विकल्प नहीं होते। वहीं अगर आप लोग देखें जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ या फिर जो ब्रिटेन हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, वहां पर 2 पार्टी का सिस्टम होता है। और इसमें आप देखते हैं कि इसमें लोगों के पास कम से कम 2 ऑप्शंस होते हैं कि आप या तो इनको चुनेंगे डेमोक्रेटिक्स को, या तो आप देखते हैं कि रिपब्लिक को चुनेंगे। इस तरीके का आपको दिखता है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए, जैसे भारत हमारा प्यारा भारत देश है दोस्तों, आप देखते हैं कि यहां पर हमें मल्टी पार्टी सिस्टम, एक नहीं 2 नहीं, आप देखते हैं दोस्तों कि सैकड़ों जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो भारत में अगर आप देखें लगभग 750 के करीब हमारे देश में राजनीतिक दल हमें देखने को मिलते हैं। और इससे आप लोग देखते हैं दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं बहुत से फायदे हैं कि भारत में हर एक समाज की अपनी अपनी विविधता है कि कुछ लोग अपनी भाषा के आधार पर, कुछ लोग अपनी संस्कृति के आधार पर, कुछ लोग आप देखते हैं कि आप देखते हैं दोस्तों अपनी क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग राजनीतिक दलों को बनाए हुए हैं, है ना। ये हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ इस मल्टी पार्टी सिस्टम में ना कुछ गलतियां या फिर कुछ खामियां भी हमें देखने को मिलती हैं। आप देखें दोस्तों कि साल में आप देखते हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर किसी एक राजनीतिक दल की सरकार बनी तो आप देखते हैं दोस्तों कि वो 5 साल पूरा कर भी नहीं पाते और वो देखते हैं कि वो जो उनका बहुमत होता है वो खोता हुआ दिख जाता है। तो जरूरत है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक दल हों, लेकिन इन राजनीतिक दलों को आपको दिखता है दोस्तों कि इनको अच्छे तरीके से बहुमत प्राप्त करना चाहिए ताकि ये सही तरीके से क्या कर पाए, देश में अगर किसी राज्य में आ रहे हैं या फिर किसी आप देखते हैं कि केंद्र में आ रहे हैं तो उसको सही तरीके से आगे बढ़ा सकें। अब भारत के अंतर्गत दोस्तों यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कितने राजनीतिक दल होने चाहिए, उसकी पूरी पृष्ठभूमि क्या है, भारत को आज़ादी के बाद से हमें कितने राजनीतिक दल होते हुए देखते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो आज़ादी के बाद से ही अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत में साल 1947 में हमें आज़ादी मिली। साल 1947 से आप लोग देखते हैं दोस्तों कि 1977 तक भारत में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल की पार्टी हुआ करती थी। एक ही राजनीतिक दल था जो पूरे देश पर अपना शासन कर रहा था, जिसका नाम था कांग्रेस, है ना। और कांग्रेस जो थी ना दोस्तों, वो भारत में केंद्र में यानी कि जो पूरे देश को चलाती है वो एकमात्र पार्टी हुआ करती थी। हालांकि साल 1977 से साल 1980 के बीच में आप देखते हैं दोस्तों कि एक नई राजनीतिक दल आती है। बहुत सारे राजनीतिक दलों को मिलकर हम देखते हैं एक पार्टी बनती है जिसे जनता पार्टी कहा जाता है। ये अपनी सरकार बनाती है, लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि जो जनता सरकार थी ना, ये भी आपको कुछ समय के लिए ही टिकती हुई दिखती है, जो 1977 से 1980 तक आपको होते हुए दिखता है ना। तो देश की आज़ादी से 1977 तक कांग्रेस दिखी और उसके बाद 1977 से 1980 तक, साल 1980 तक हमें सिर्फ 3 सालों के लिए आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जनता पार्टी दिखती है, जो बहुत सारे पार्टियों का एक समूह थी। और फिर दोबारा से 1980 के बाद से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 1989 तक हमें दोबारा से कांग्रेस देखने को मिलती है ना, दोबारा से कांग्रेस आती हुई दिखती है।
तो देश में अगर कहा जाए मोटे तौर पर साल 1947 से साल 1989 तक सिर्फ देश में कांग्रेस पार्टी ही हमारे केंद्र के अंदर मौजूद थी, जो पूरे देश पर अपना आप देखते हैं दोस्तों शासन कर रही थी। हालांकि आप देखते हैं दोस्तों कि साल 1991 से 96 तक भी कांग्रेस की सरकार बनी, साथ ही बाहर के लोगों की मदद के साथ, लेकिन वो एक पूरी सरकार हम देखते हैं कि नहीं मिली। अच्छा, फिर क्या हुआ दोस्तों, साल 1989 के बाद से ना देश में एक बड़ी ही अजीब प्रकार की सरकार बनती हुई हमें दिखी। वो क्या, हम देखते हैं कि साल 1989 के बाद से देश में जितने भी राजनीतिक दल थे ना, उनमें से किसी को भी आप लोग देखते हैं कि बहुमत नहीं मिल रहा था, यानी कि उनके अकेले 272 साथी नहीं जीत रहे थे। तो उस स्थिति में क्या होता था, इस स्थिति में आप देखते हैं कि अगर किसी के 100 दल किसी पार्टी के 100 साथी जीते, दूसरे पार्टी के 100 साथी जीते और तीसरे पार्टी के 72 साथी जीते, तो तीनों मिलकर आप देखते हैं 272 हो गए। तो साल 1989 से साल आप देखते हैं दोस्तों कि साल 2014 तक ये जो पूरी की पूरी स्थिति रही थी ना, ये हमारे देश के अंदर कैसी रही थी, ये गठबंधन सरकार रही थी। गठबंधन सरकार का मतलब जिसे हम लोग खिचड़ी सरकार भी कहते हैं, कि भैया अलग अलग राजनीतिक दल मिल जाते हैं, कि किसी के 100 साथी जीते, किसी के 100, किसी के 72, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर देश में हमें सरकार बनाती हुई दिख रही थी, जो हमें बड़े स्तर तक दिखती हैं। कब तक दोस्तों, साल 2014 तक आते हुए दिखती हैं। और साल 2014 के बाद से क्या होता है दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि दोबारा से पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार हमें आती हुई दिखती है ना, जो 282, इनके 282 साथी 2014 में जीतते हैं हमें, है ना। तो देश में कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि आज़ादी के बाद से हमें राजनीतिक दलों की स्थिति रही, शुरुआत से लेकर आज़ादी से लेकर 1989 तक कांग्रेस, कुछ सालों के लिए जनता पार्टी, उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि 1989 के बाद 1989 के बाद से किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था, किसी की भी 272 साथी नहीं जीत रहे थे। तो जिसके जितने जीतते वो मिलकर एक ग्रुप बना लेते, टोटल 272 जिनके हो जाते वो अपनी देश में सरकार बनाते। ऐसे 2014 तक होता रहा और 2014 के बाद से देश में आप देखते हैं कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की आप देखते हैं दोस्तों की एक पूर्ण बहुमत की सरकार हमें देखने को मिली। अब ना 2000 आप देखते हैं दोस्तों 24 में एक इलेक्शन होगा, 2024 में आप लोग देखते हैं दोस्तों एक इलेक्शन होगा और लोकसभा के दोबारा से। अब इस 2024 के इलेक्शन में आप देखते हैं दोस्तों की अलग अलग राजनीतिक दलों ने ना अपने समूह बना लिए हैं, है ना। जैसे आप देखते हैं कि जो एनडीए नामक, आप लोग जरूर सुना होगा, आप लोगों ने एनडीए सुना होगा, सुना है आप लोगों ने एनडीए। ये वो एनडीए नहीं है जिसके थ्रू आप आर्मी में जाते हैं। एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये जो बीजेपी है ना, भारतीय जनता पार्टी हुई, आप देखते हैं कि शिवसेना हुई, और उसी के साथ साथ जो और इनके सहायक दल हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है जिसे एनडीए कहते हैं। तो बीजेपी और बीजेपी के साथी दल। ऐसे ही आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरफ दूसरा ग्रुप है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उसी के साथ आप देखते हैं कि जो जनता दल है, और उसी के साथ हमें दिखता है कि एनसीपी है, तो ये दल दिखता है। इन लोगों ने अपना नाम इंडिया रखा है। इंडिया की फुल फॉर्म क्या है, इंडिया की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो देश में 2024 का जो इलेक्शन होगा ना दोस्तों, आप लोग देखते हैं वो किसके विरुद्ध होगा, एक तरफ बीजेपी और बीजेपी के साथी जिसे हम लोग एनडीए के नाम से जानते हैं, ये लोग लड़ेंगे। और 2024 में ही एक दूसरी तरफ जो दूसरे लोग होंगे, कांग्रेस हुई, आप देखते हैं दोस्तों कि जनता पार्टी और जो पार्टियां हों वो सभी मिलकर एक तरफ आके लड़ेंगी। तो देखते हैं कि एनडीए जीतेगी या फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इंडिया जीतेगी। तो 2024 के इलेक्शन के बाद ही हमें होती हुई दिखेगी, ठीक। और यहां पर हर ये दल चाहेगा, क्या चाहेगा, एनडीए भी चाहेगा और इंडिया भी चाहेगा कि भाई इनके 272 साथी जीत जाएं, है ना। 545 में से आप देखते हैं दोस्तों ये चाहेंगे कि इनके 272 साथी जीत जाए। 545 में से 2 रिजर्व थे, है ना। आप देखते हैं कि 272 साथी जीत जाएं, वो एनडीए भी चाहेगा और आप देखते हैं इंडिया भी चाहेगा। और जिनके जीत जाएंगे, जिनको बहुमत मिल जाएगा, फिर 5 साल देश को चलाने की जिम्मेदारी उसको मिलेगी, है ना। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, क्या हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, है ना। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते चलते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन हमारे बच्चों के समक्ष बिल्कुल भी नहीं रहे और हर एक चीज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखते रहें। देखिए, जितने भी हमारे राजनीतिक दल होते हैं ना दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि ये क्या करते हैं, ये ना लोगों के बीच में एक तरीके से जो सोच होती है ना, उसको भी पैदा करते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं ना लोगों, आप देखते हैं कि दोस्तों वो लोगों पर ना क्या करते हैं, एक प्रकार से उम्मीद की किरण होते हैं। जो लोग होते हैं वो चुनाव को लेकर उदासीन है, अरे भाई हम क्यों देने वोट जाएं, हमारे वोट से क्या होगा, हम अपने वोट से क्या कर सकते हैं, इस तरीके की सोच हमें देखने को मिलती है। लेकिन हम देखते हैं जो राजनीतिक दल होते हैं ना, ये लोगों को जागरूक करते हैं, ये लोगों को बताते हैं कि आपका हर एक वोट बहुत कीमती है। और आप देखते हैं कि लोग कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल होते हैं वो लोगों को तैयार करते हैं। वहीं बहुत से लोगों की ये सोच है कि राजनीतिक दल ना सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं, जनता की उतनी भलाई नहीं करते। और अगर पिछले कुछ दशकों में देखा जाए तो दोस्तों ये बात सामने आती है
कि राजनीतिक दल लोकतंत्र को तो बेहतर करते हैं, लेकिन लोगों की कुछ ना कुछ जो उम्मीद होती है वो हमें पूरा होते हुए नहीं दिखती। अगर हम एशिया में देखें दोस्तों, दक्षिण एशिया की बात करें, भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, आप देखते हैं बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, है ना, बर्मा हुआ, श्रीलंका हुआ, इन देशों के अंदर आप देखते हैं कि आपको एक रिसर्च होती हुई दिखी और उसमें लोगों से पूछा, उस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या आप लोग राजनीतिक पार्टियों पर भरोसा करते हो या फिर नहीं करते, या बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। तो एक बहुत बड़े संख्या में आप लोग देखते हैं लोगों का ये कहना था कि हमें एकदम भी भरोसा नहीं है, कि नेता लोग ना सिर्फ ऐसे वादे ही कर देते हैं, आप हमें चुन लीजिए, हम आपके लिए सब चीजें बेहतर कर देंगे, आप हमें वोट दे दीजिए, हम आपके घर में हर चीज बेहतर कर देंगे। चुनाव के टाइम पर ये वादे करते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल भी दिखते नहीं है। तो लोगों को एक तरीके से जो विश्वास था, जो आजादी के बाद से हमें देखने को मिलता है, धीरे धीरे आप देखते हैं दोस्तों कि लोगों में कम हुआ है और लोगों को समझ में आया कि नेता लोग झूठे वादे करते हैं, है ना, और लोगों का जो भरोसा राजनीतिक दलों से जितना होता था वो आप देखते हैं कि दोस्तों वो बहुत कम होता जा रहा है ना, बहुत कम होता जा रहा है। तो इसके लिए जरूरत है कि जो वादे किए जाएं, है ना, आप देखें दोस्तों कि ये स्थिति भारत में ही नहीं है, ये स्थिति भारत के बहुत से पड़ोसी देशों में भी देखने को मिल रही है। तो इसके लिए जरूरत है दोस्तों कि जो वादे किए जाएं उनको पूरा किया जाए। अगर चुनाव में खड़े होते समय ये कहा जाता है कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके घर में इंटरनेट लगवाएंगे, हम सड़क बनाएंगे, हम स्कूल को बेहतर करेंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे, हम देश से गरीबी कमजोर करेंगे, गरीबी को समाप्त कर देंगे, देश को मजबूत देश बनाएंगे, जो वादे किए जाएं उन वादों को पूरा करेंगे, तो लोगों का विश्वास लोकतंत्र में आएगा, राजनीतिक दलों में आएगा। क्योंकि अगर लोगों का विश्वास राजनीतिक दलों से हटने लग जाएगा, इसका मतलब लोगों का विश्वास लोकतंत्र में भी कम होगा, है ना। लोगों को लगेगा कि चुनाव ऐसे ही होते रहते हैं, ये लोग ऐसे ही खड़े होते रहते हैं, हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है। तो जरूरत है कि राजनीतिक दल ये सोचें कि वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें और जो वादे करें उनको पूरा करें। अब हमारे देश के अंदर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के राजनीतिक दल देखने को मिलते हैं। इनमें से एक कहलाती है राष्ट्रीय पार्टी। अब ये राष्ट्रीय पार्टी क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पार्टी का मतलब होता है कि भारत में जो चुनाव होते हैं ना वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होते हैं, और हमारे देश में जो चुनाव आयोग है, आप सामने देख पा रहे हैं चुनाव आयोग का चित्र है, ये देश में चुनाव कराता है। और हमारा ये जो चुनाव आयोग है ना दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि इसके लिए अगर आपको वोट करना होता है, कि अगर आपको भारत में अपनी पार्टी बनानी है तो आपको चुनाव आयोग के पास जाना होगा और आपको बताना होगा कि भाई मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहा हूं। उस पार्टी में आपको अपनी पार्टी का एक चिन्ह रखना होगा, है ना, आपकी पार्टी का एक चिन्ह होगा, चुनाव चिन्ह, आपकी पार्टी का एक नाम होगा, वो आपको रखना होगा। तो कोई भी व्यक्ति चुनाव चिन्ह लेकर आप देखते हैं कि चुनाव आयोग में जाएगा, अपनी पार्टी का नाम रखेगा, और उसके बाद चुनाव आयोग क्या करता है दोस्तों, उस पार्टी को क्या करता है, आज्ञा देता है कि हाँ आपको मान्यता मिल गई है, अब आप देश के अंदर एक क्या है दोस्तों, एक सम्मानित पार्टी है और आप देश में चुनाव लड़ सकते हैं, है ना। तो भारत के अंदर अगर आप लोग देखें दोस्तों कि भारत में ये जो हमारी अलग अलग पार्टियां हैं, हर पार्टी के पास अपना एक चिन्ह होता है, और इस चिन्ह को देने के पीछे पता है क्या वजह होती है कि भारत में बहुत से जो लोग हैं ना वो अशिक्षित हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता कि कहाँ पर बीजेपी, कहाँ कांग्रेस, कहाँ आम आदमी पार्टी, कहाँ समाजवादी पार्टी लिखा है, लेकिन उनको पता है कि कांग्रेस का मतलब हाथ होता है, कमल का मतलब फूल होता है, झाड़ू का मतलब आम आदमी पार्टी होता है ना। तो लोग क्या करते हैं, जो हमारे निरक्षर लोग हैं, जो पढ़ नहीं सकते, उनको आप देखते हैं कि चुनाव चिन्ह के जरिए ये समझाने की कोशिश की जाती है कि ये इस पार्टी से संबंधित है, और लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसके जरिए अशिक्षित लोगों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब भारत में अगर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां होती हैं वो कौन सी हैं, इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत में किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी यानी कि देश की बड़ी पार्टी, वो कौन सी पार्टियां होती हैं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, उसके लिए क्या विशेषता है, उसको हम लोग देखते हैं। अगर कोई भी राजनीतिक दल लोकसभा के चुनाव में, आप देखते हैं दोस्तों कि लोकसभा के चुनाव में अगर कोई भी राजनीतिक दल खड़ा हुआ, है ना, और आप देखते हैं कि 4 राज्यों में आप देखते हैं कि दोस्तों कि जिस भी पार्टी के पास, सबसे पहले ये समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी पार्टी होती है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जिस पार्टी को आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में 4 राज्यों या फिर विधानसभा चुनाव में आप देखते हैं कि कम से कम 6% का वोट मिला हो, कि भैया लोकसभा का चुनाव हुआ पूरे देश में जो होता है, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसको लोकसभा के चुनाव में 4% वोटिंग मिली हो, और जो विधानसभा के चुनाव होते हैं जो हर राज्य में सरकार बनाने के लिए होते हैं, उस विधानसभा के चुनाव में अगर किसी राजनीतिक दल को 6% वोट मिल गए हों, उसी के साथ साथ लोकसभा में भी उनके कम से कम 4 साथी जीत कर आए हों, उनके 4 साथी सांसद बनकर आए हों, तो ऐसे राजनीतिक दल को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। ठीक है, तो भारत में ऐसा कोई राजनीतिक दल जिसके लोकसभा में जिनको 4% वोट मिले हों, राज्यसभा भारत के 4 राज्यों में कम से कम उनकी 6% की वोटिंग होनी चाहिए, और उनकी 4 सांसदों का जीतना, है ना, जीत कर वो आए हों,
तो ऐसे राजनीतिक दलों को हम लोग राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां कहते हैं। तो भारत में अगर आप लोग देखें दोस्तों वर्तमान समय में ये हमारी 6 आप देखते हैं कि हमारी क्या है दोस्तों राजनीतिक दल हैं जो राष्ट्रीय स्तर की हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले है आम आदमी पार्टी, है ना। आम आदमी पार्टी का मतलब क्या हुआ, जो आपको देखता है दोस्तों कि इनके लोकसभा में 4 साथी जीत कर आए हैं संसद में। 4 राज्यों में इनको आप देखते हैं कि 6% के करीब वोटिंग मिली हुई है और लोकसभा में इनको 4% की वोटिंग, इन सभी की। ये भारत के आप देखते हैं दोस्तों कि वर्तमान समय के हमारे राष्ट्रीय दल हैं जो पूरे देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय दल हैं। इसमें आम आदमी पार्टी हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी हुआ, बीजेपी हुआ, आप देखते हैं कि कांग्रेस हुआ, आप देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट हुआ और इंडियन पीपल्स पार्टी। तो ये कुछ राजनीतिक दल हैं जो भारत में राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल कहला रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल का मतलब क्या है कि लोकसभा में 4% वोट मिले हों, विधानसभा में 4 राज्यों में कम से कम 6% की वोटिंग हो और लोकसभा में इनके 4 साथी जीत कर आए हों, तो उसी को हम लोग राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल कहते हैं। दूसरा होता है दोस्तों हमारा राज्य स्तर की पार्टियां। अब राज्य स्तर के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, राज्य स्तर के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ऐसा कोई राजनीतिक दल जिसको विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें कम से कम 6% की वोटिंग मिली हो और उसी के साथ साथ कम से कम उनके 2 साथी जो हो ना दोस्तों, आप देखते हैं कि वो चुनाव जीतकर विधानसभा में आए हो। तो अगर किसी राज्य के अंदर मौजूद कोई राजनीतिक दल है और उसको हम लोग राज्य स्तर का मतलब जो किसी राज्य में ही काम करती है, तो राज्य स्तर की जो पार्टी होती है उसको राज्य स्तर की पार्टी कहलाने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि जब विधानसभा के चुनाव हो तो राज्य में उसे कम से कम 6% की वोटिंग मिली हो, 6% वोट मिले हो और उनके कम से कम 2 साथी जीतकर एमएलए या फिर आप लोग देखते हैं कि विधायक बने हो। तो अगर किसी भी राजनीतिक दल को 6% वोट मिला है, 2 उनके एमएलए जीत कर आए हैं, तो उसको हम लोग राज्य स्तर की पार्टी के नाम से पुकारते हैं। तो यहां तक तो दोस्तों हमने आप सभी के साथ राज्य स्तर की पार्टी और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी क्या होती है उसको एक एक करके डिस्कस किया। अब भारत के अंदर जितनी भी हमारी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई, हर एक की कहानी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हर एक चीज को हम लोग एक एक कर समझते चलते हैं। दोस्तों बात करते हैं भारत के सबसे पुराने क्या है दोस्तों, हमारी जो पार्टी है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको 1885 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1855 में। किसने बनाया था? A.O. ह्यूम नामक ये जो व्यक्ति है दोस्तों, इसने इसको स्थापित किया था कांग्रेस पार्टी को। और शुरुआत में आप देखते हैं कि ये आज़ादी की मांग कर रही थी। इस पार्टी का काम क्या था दोस्तों, आप देखते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में ये अंग्रेजों से लड़ रहे थे। और जब भारत को आज़ादी मिल जाती है तो आप सभी को पता है कि दोस्तों साल 1947 से साल 1989 तक एक लंबे समय अवधि तक आप देखते हैं कि ये पार्टी पूरे देश पर अपना शासन कर रही। तो लगभग 70 साल से भी अधिक समय तक इस पार्टी का आप देखते हैं कि भारत पर शासन रहा है। शुरुआत में जब ये राजनीतिक दल बना था ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज़ादी के बाद, तो इसका जो चुनाव चिन्ह था आप देखते हैं कि क्या होता था दोस्तों, आप देखते हैं कि ये था 2 बैल। फिर 1971 से 1977 तक इस कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह बदला। इनका था गाय और बछड़ा। और फिर 1977 से कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथ। तो ये थी कांग्रेस पार्टी, साल 1989 में बनी। इस पार्टी को A.O. ह्यूम ने बनाया। आज़ादी के बाद से लेकर साल 1989 तक ये देश में शासन करती रही। इसके 3 चुनाव चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। अब भारत में दोस्तों हम लोग देखते हैं जो कांग्रेस पार्टी है आखिर इसकी विचारधारा क्या है। अगर बात की जाए कांग्रेस की जो विचारधारा है कि वो क्या है दोस्तों, कि भारत में सबको अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ना चाहती है। देश में समाजवाद, कि सबका साथ सबका विकास हो, इस विचारधारा से ये आगे चलती है। देश में शांति हो और उन्नति हो, ये आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, जिसको लेकर ये आगे बढ़ते हैं और चुनाव में भाग लेते हैं। भारत में दूसरा जो हमारा क्या है दोस्तों काफी प्रसिद्ध राजनीतिक दल है, उसका नाम है बीजेपी। क्या कहा जाता है दोस्तों इसे? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कब बनती है दोस्तों? साल 1980 में बनती है। तो साल 1980 में बनने से पहले आप देखते हैं कि एक और पार्टी थी जिसे क्या कहा जाता था, जिसे जनसंघ कहा जाता था। जनसंघ कर एक पुराना दल था, उसका चुनाव चिन्ह था ये। इस जनसंघ से आप देखते हैं दोस्तों कि एक नई पार्टी, इसी से जनसंघ के बहुत से नेता निकलते हैं और एक नए दल को बनाते हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन है दोस्तों? आप देखते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को माना जाता है। बीजेपी की जो सोच है, जो विचारधारा है कि देश में स्वदेशी को हम अधिक से अधिक बढ़ाएं, है ना, देश की सुरक्षा हो, देश के अंदर क्या हो कि हम उद्योगों की तरफ बढ़ें और देश में स्वदेशी उद्योग को ज्यादा बढ़ाने की बात आप देखते हैं कि बीजेपी के द्वारा की जाती है। और बीजेपी का जो समूह है, बीजेपी और बीजेपी के कुछ जो साथी दल हैं, उनके जो समूह को दोस्तों हम लोग एनडीए के नाम से पुकारते हैं। और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी समूह हैं वो क्या कर रहे हैं दोस्तों? देश में शासन को चला रही हैं। भारत में एक और हमें राजनीतिक दल देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीपीआई कहते हैं।
अब इस सीपीआई को आप देखते हैं दोस्तों क्या कहा जाता है, इसको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी के नाम से भी पुकारा जाता है। ये आप देखते हैं दोस्तों कि ये साम्यवादी विचारधारा से बनी है। साम्यवादी विचारधारा का मतलब क्या है कि एक प्रकार की सोच है। साम्यवाद का मतलब क्या होता है कि देश के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, वो देश की सरकार के पास होनी चाहिए। सरकार ही तय करेगी कितना उत्पादन करना है, कितनी चीजों को बनाना है, कितनी चीजों की कीमत रखनी है, उसे ही हम साम्यवाद के नाम से पुकार रहे हैं। तो उसी विचारधारा पर आप देखते हैं कि ये पार्टी बनती है। 1925 में आप देखते हैं दोस्तों इस पार्टी को बनाया जाता है। इस पार्टी के संस्थापक कौन है दोस्तों, आप देखते हैं कि S.A. डांगे जी हैं, इनके द्वारा इसे बनाया गया। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है ये दोस्तों, आप देखिए, आप देखते हैं कि ये है सीपीआई का चुनाव चिन्ह। और साल 2004 में आप देखते हैं कि दोस्तों ये जो लोकसभा चुनाव के बाद से ये कांग्रेस की अगुवाई में दोस्तों क्या कर रही है, काम कर रही है। कांग्रेस के साथ मिलकर आप देखते हैं दोस्तों ये चुनाव वगैरह में ये भाग लेते हैं। ये पार्टी जो है मुख्य तौर पर अगर आप देखते हैं कि भारत के जो दक्षिण इलाके हैं जैसे केरल हुआ, उसी के साथ आप देखते हैं कि जो हमारा पश्चिम बंगाल इलाका हुआ, उसी के पास आंध्र प्रदेश जो हमारा क्षेत्र हुआ, उसी के साथ तमिलनाडु जो क्षेत्र हुआ, वहां पर इनकी अच्छी वोटिंग देखने को मिलती है। और पिछले कई सालों से हम देखते हैं कि लोग सीपीआई का साथ छोड़कर दूसरी पार्टीज की तरफ जा रहे हैं। लोग अब सीपीआई का साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन काफी लंबे समय तक दक्षिण भारत में इनका एक अच्छा वोटिंग हुआ करती थी। अब दोस्तों पीछे तो हमने क्या देखा, पीछे हमने देखा सीपीआई। सीपीआई जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसी से अलग होकर एक नया राजनीतिक दल बनता है जिसे सीपीआईएम कहा जाता है। साल 1962 में आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो सीपीआई थी ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसी से अलग होकर एक नया राजनीतिक दल बनता है जिसे सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी कहा जाता है ना। ये कौन थे दोस्तों, इन्हें कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी। जो कार्ल मार्क्स थे ना, उसकी विचारधारा से ये लोग क्या थे दोस्तों, प्रभावित थे। तो साल 1962 में जब चीन और भारत का युद्ध हो रहा था, तो इस युद्ध में बहुत से जो इस पार्टी के लोग थे वो चीन की विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन बहुत से नहीं थे। तो जो नहीं थे वो इस पार्टी से अलग होकर अपने राजनीतिक दल की पहचान को बनाते हैं। और वो क्या मानते हैं दोस्तों, वो अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट सीपीआईएम के नाम से एक नए राजनीतिक दल को बनाते हैं, है ना। और ये 1964 में आप देखते हैं कि इसका जन्म होता है सीपीआईएम के नाम से, जैसे हम लोग पुकारते हैं। ये पार्टी कार्ल मार्क्स जो है ना दोस्तों, कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर चलती है। कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि जो मजदूर होंगे, गरीब होंगे, उनके पास शासन होना चाहिए, उनके पास शक्तियां होनी चाहिए, वो देश को चलाएंगे, मजदूरों को ज्यादा शक्तियां दी जाए, मजदूरों को ज्यादा अधिकार दिए जाए। वो इस विचारधारा को लेकर चलते हैं और सीपीआईएम उसी विचारधारा को लेकर आगे चलती है। सीपीआईएम की दोस्तों एक और सोच है कि ये समाजवाद, सबको आगे लेके चलती है और सभी धर्मों को समान मानते हुए चलती है। ये पार्टी अगर देखा जाए दोस्तों पश्चिम बंगाल में, उसी के साथ केरल में, त्रिपुरा में बहुत अच्छा समर्थन रखती है। और अधिकतर मजदूर लोग जो हैं, क्योंकि मजदूरों के भलों की बात करती है, मजदूरों किसानों के भलों की बात करती है, तो बड़े स्तर पर इसके जो समर्थक हैं वो मजदूर किसान लोग ही हमें देखने को मिलते हैं। भारत में एक और राजनीतिक दल है दोस्तों, जिसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं किस नाम से, इसे कहा जाता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। देखिए कांग्रेस पार्टी से ही अलग होकर, ये जो कांग्रेस पार्टी थी जो साल 1989 में बनी थी ना, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर साल 1999 में एक नई पार्टी बनते हुए हमें दिखती है भारत में। और इस पार्टी को नाम रखा जाता है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये है उसका चुनाव चिन्ह। और इस पार्टी के जो संस्थापक हैं दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि वो हैं, आप देख पा रहे हैं ये, ठीक। इस पार्टी की जो विचारधारा है दोस्तों, वो क्या है कि भारत के अंदर लोकतंत्र हो, भारत में गांधीवादी विचारधारा हो, भारत में सब समान हो। और ये पार्टी मुख्य तौर पर महाराष्ट्र में, उसी के साथ मेघालय, मणिपुर में और असम में बहुत बड़ा आप देखते हैं दोस्तों समर्थन रखती है ना। ये है इस पार्टी की सोच, और ये कब बनी उसको हमने देखा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये तक तो दोस्तों हमने भारत की जो बड़ी बड़ी पार्टियां रही और उनकी जो विचारधारा रही राष्ट्रीय स्तर की, उसके बारे में डिस्कशन किया। अब भारत में दोस्तों हमें कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी दिखती हैं। क्षेत्रीय पार्टियों का मतलब कि भारत में बहुत से हमारे राज्य स्तर की पार्टियां हैं जो अपने राज्यों में काफी मजबूती से काम कर रही हैं। तो उनके बारे में एक एक कर हम डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारी एक पार्टी है जिसका नाम है जनता दल, है ना। आप देखते हैं दोस्तों कि जनता दल यूनाइटेड इस पार्टी का नाम है, जिसे जेडीयू भी कहा जाता है। ये जो जेडीयू है ना दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 1977 से, है ना, आप देखते हैं कि 1980 तक, साल 1977 से साल 1980 तक भारत में एक जनता दल नामक दल था जिसने कांग्रेस को कुछ समय के लिए केंद्र से हटाया था, है ना। ये जनता दल दोस्तों भारत में था और इसी जनता दल से आप देखते हैं दोस्तों कि एक नई पार्टी का जन्म होता है जिसे जनता दल यूनाइटेड कहा जाता है ना। और आप देखते हैं दोस्तों कि साल 1999 में ये जो जनता दल यूनाइटेड थी, है ना, माफ कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर गलत फोटो आपके सामने आ गया है, तो उसके लिए हटाना चाहेंगे। ये फोटो नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, ध्यान से सुनिएगा।
तो साल 1977 से साल 1980 तक आप देखते हैं दोस्तों कि एक पार्टी थी जिसका नाम था जनता दल। इसी जनता दल से अलग होकर आप देखते हैं दोस्तों कि एक नई पार्टी बनती है जो साल 1999 में बनती है, और इस पार्टी का नाम क्या रखा जाता है दोस्तों? इस पार्टी का नाम रखा है जाता है जनता दल यूनाइटेड, है ना। जनता दल यूनाइटेड इसका नाम रखा जाता है। और वर्तमान समय में ये जो जनता दल यूनाइटेड है ना दोस्तों, जैसे हम लोग जेडीयू कहते हैं, जेडीयू कहते हैं, है ना, जैसे हम लोग जेडीयू कहते हैं, जनता दल यूनाइटेड, वो क्या है दोस्तों आपको देखने को मिलती है। जनता दल यूनाइटेड आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि साल 1999 में बनती है, और ये जनता दल जो थी, जो सबसे पुरानी पार्टी रही थी 1977 वाली, उससे अलग होकर बनती है। वर्तमान में नीतीश कुमार इसके प्रसिद्ध नेता हैं, ठीक। उसी के साथ साथ हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो है, ये क्या है, ये कौन सी पार्टी है? लालू प्रसाद जी की। लालू प्रसाद जी भी जो क्या थे दोस्तों, वो भी जनता दल में थे। और ये क्या करते हैं दोस्तों, ये भी जनता दल से अलग होकर एक नई पार्टी को बनाते हैं जिसे आरजेडी कहा जाता है ना, राष्ट्रीय जनता दल, इनका नाम ये है। इसका चुनाव चिन्ह है लालटेन। ये बिहार में मुख्य तौर पर मौजूद। भारत में एक और हमारी राजनीतिक दल है दोस्तों जिसे हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से पुकारते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी को साल 2000 में बनते हुए हमने देखा। ये रामविलास पासवान जी के द्वारा बनाई गई है। वर्तमान में इनके बेटे चिराग पासवान इसको संभाल रहे हैं। ये पार्टी पिछड़ों के विकास की बात करती है, दलितों के उत्थान की बात करती है और सामाजिक न्याय की बात करती है। इसका चुनाव चिन्ह है बंगला। भारत में आप देखते हैं दोस्तों कि साल 1992 में एक और राजनीतिक दल बनता है, जो आपको कहां से दिखता है दोस्तों? इसको बनाया जाता है मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा। और ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज आती है ना भारत से बड़ी बड़ी, उनका पूरे तौर पर विरोध करती हैं। भारत के किसानों के उत्थान की बात करती है ये पार्टी, सबको आगे साथ लेकर चलने की बात करती है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। और इस पार्टी को समाजवादी पार्टी, और इनका चुनाव चिन्ह हम देखते हैं दोस्तों झाड़ू रखा जाता है। भारत में एक और हमारा दल है दोस्तों जिसे हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा कहते हैं। तो जो बिहार है ना, इससे अलग राज्य की मांग काफी समय से आप लोग देख रहे थे दोस्तों, की जा रही थी, जिसे झारखंड के नाम से पुकारा जा रहा था। तो झारखंड को अलग करने के लिए ही आप देखते हैं दोस्तों इस पार्टी का जन्म हुआ था बिहार से। और ये पार्टी 1973 में बनी थी, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा कहा जाता है ना। और साल 2000 में बिहार से अलग होकर ये झारखंड एक राज्य बनता है, और इसके बाद से ही ये पार्टी झारखंड में मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों होती है। ये है, आप देखते हैं दोस्तों शिबू सोरेन, और जो इस पार्टी के संस्थापक हैं, और उनके बेटे हेमंत सोरेन इस समय इस पार्टी को चला रहे हैं। भारत में एक और पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों जिसे हम लोग आम आदमी पार्टी के नाम से पुकारते हैं। 26 नवंबर साल 1912 में ये पार्टी बनती है। आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल और उनके साथी दोस्तों ने बनाया है, जो भारत में आप देखते हैं दोस्तों कि एक नए प्रकार की पॉलिटिक्स को और राजनीति को करने की कोशिश करती है। ये दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक तो दोस्तों हमने ये देखा कि भारत में कौन कौन से हमारे राजनीतिक दल हैं, इन राजनीतिक दलों की क्या क्या कहानियां हैं, कब बने, कैसे बने, क्या इनकी विशेषताएं हैं, उनको हमने जाना। इस प्रकार की विचारधारा को ये लेकर चलते हैं, उसको हमने समझा। आगे बढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों। अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे ये राजनीतिक दल हैं, इनके सामने आखिर क्या क्या चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं, वो हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अधिकतर अगर हम लोग देखें जो राजनीतिक दल है ना, उनके सामने चुनौती ये है कि इनके अंदर ना आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। आंतरिक लोकतंत्र का मतलब कि जो बड़े नेता ने कह दिया ना, वो माना जाता है कि सभी छोटे जो कार्यकर्ता होते हैं उनको लेना पड़ता है। तो बड़े नेता, अगर कोई बड़ा नेता बन जाता है किसी पार्टी में, तो वो अपने हिसाब से किसी को भी किसी भी पद पर रख सकता है पार्टी में। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज में, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। एक बड़ा नेता किसी को भी आप देखते हैं कि पार्टी के अंदर ऊंचा पद दे सकता है, चाहे वो योग्य हो या नहीं, ये हमें देखने को मिलता है। तो पार्टियों में आप देखते हैं दोस्तों कि जो चुनौतियां हैं इन राजनीतिक दलों के सामने, वो हम देख रहे हैं कि जो असली कार्यकर्ता है उसे मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर आप देखते हैं कि ऊंचे पद के जो नेता हैं उससे संपर्क में है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आंतरिक लोकतंत्र की कमी दिखती है। उसी के साथ साथ राजनीतिक दलों में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर वंशवाद है। जैसे हमने बताया ना कि एक बार अगर आप बड़े नेता बन जाते हैं, तो उसके बाद आपके और आपकी आने वाली जनरेशंस भी उस पार्टी में बड़ी नेता मानी जाती हैं। भारत की हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर के अंदर आप देखते हैं दोस्तों, हमें ऐसे नेता देखने को मिलते हैं कि अगर उनके पापा बड़े नेता बन गए, तो उसके बाद उनके छोटे बच्चे, बेटियां आपको पॉलिटिक्स में आते हुए दिखती हैं। जो बुरी नहीं है कि नेता का बेटा नेता बने, ये गलत बात नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि अगर बेटा अयोग्य है, बेटा योग्य ही नहीं है, फिर भी उसको आप देखते हैं दोस्तों कि उसको सिर्फ पिता की वजह से, वंश की वजह से पार्टी में रखा जाए। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए और देश के लिए भी, है ना। भारत में सारी पार्टियों में आपको ऐसा दिखता है कि अगर पिताजी बन गए तो फिर उनका बेटा दिखता है ना। आप चाहे भारत की किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखें दोस्तों, आपको इस तरीके का प्रमाण देखने को मिलता ही है। आगे बढ़ते हैं।
एक और बड़ी चुनौती राजनीतिक दलों के सामने है कि जो बहुत से अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज से कहते हैं कि आप मुझे उम्मीदवार बनाओ। बहुत से क्रिमिनल जो लोग हैं वो राजनीतिक दलों से कहते हैं कि तुम मुझसे पैसा ले लो, मुझे अपना उम्मीदवार बनाओ, मैं जीत जाऊंगा। और बहुत बार राजनीतिक दल क्या करते हैं दोस्तों कि जो क्रिमिनल लोग होते हैं, जो अपराधी लोग होते हैं, उनको अपना उम्मीदवार बनाते हैं और जब ये अपराधी लोग जीत जाते हैं तो फिर ये जनता की भलाई की थोड़ी अपने भले के लिए काम करते हैं, है ना। उसी के साथ साथ भारत का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है और आप देखते हैं कि दोस्तों अभी भी भारत के अंदर जितने दल है ना वो उतने बड़े स्तर पर नहीं है ना। दल तो हैं लेकिन आप देखते हैं कि उनको उतने बड़े स्तर पर हमें आते हुए हमें वो दल नहीं दिखते जितने की आवश्यकता है। तो ये कुछ बड़े चुनौतियां हमें देखने को मिल रही हैं। अब इन चुनौतियों को सही कैसे करें? सबसे पहले आप देखते हैं दोस्तों कि भारत में इन चुनौतियों को सुधारने के लिए कुछ कानून लाए गए। सबसे पहले दल बदल कानून लाया गया। दल बदल कानून क्या है कि भारत में पहले ऐसा होता था कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि वो अगर कांग्रेस से जीता, कांग्रेस से जीतने के बाद वो कांग्रेस से जीत तो गया लेकिन उसको अगर किसी दूसरी पार्टी ने लुभावना वादे किए कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, तुम मंत्री बना देंगे, है ना, तुम हमारी पार्टी में खड़े हो जाओ, तुम हमारे साथ ही बन जाओ, तुम हम पैसा दे देंगे। बहुत सारे नेता ऐसा किया करते थे। इससे आप देखते हैं दोस्तों कि जनता ने तो कांग्रेस के नाम पे वोट दिया था, जनता ने तो किसी पार्टी के नाम पे वोट दिया था। इससे लोगों को अजीब लगता था। तो इसी राजनीतिक दलों के अंदर नेता लोग जो चालाकी चलते थे ना कि जीतते थे किसी पार्टी से और फिर पार्टी बदल लेते थे। इसके बाद आप देखते हैं दोस्तों इसको लेकर आप देखते हैं दोस्तों कि एक कानून बनाया गया जिसे दल बदल कानून कहा गया। और इस कानून में यह कहा जाता है कि अगर, है ना, कि आप जिस पार्टी से जीते हैं आपको उसी पार्टी में रहना होगा, है ना, आपको उसी पार्टी में रहना होगा। आप अपने राजनीतिक आप उस पार्टी को नहीं छोड़ सकते, है ना। जिस पार्टी से जीत कर आए उसी पार्टी में आपको रहना होगा। ये कानून बनाकर ये जो दल बदल की व्यवस्था थी ना उसे कम किया गया। उसी के साथ साथ ये भी कोशिश की गई है कि जो क्रिमिनल लोग हों उनको अलग अलग राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार नहीं बनाए, अपना प्रतिनिधि नहीं बनाए। सिर्फ जो अच्छी छवि के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो युवक हैं, उन्हीं को आप देखते हैं कि राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार बनाए, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो और हर पार्टी का अपना संविधान हो और उसी संविधान के हिसाब से चुनाव हो और नेता जो असलियत में जो क्या हो दोस्तों लायक है ना, उसी को आप देखते हैं कि देश में शासन करने का मौका मिले। ऐसा ना हो कि हर कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा को शासन करने का मौका मिल जाए। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम देखते हैं कि हमने अपनी आज की इस क्लास को किया और ये जो हमारा चैप्टर था उसको बहुत अच्छे तरीके से हमने आप सभी के सामने रखा। चैप्टर का नाम था राजनीतिक दल। बहुत बार आपके पेपर के अंतर्गत पूछा जाता है। आशा है कि जो बातें आपके साथ की गई हों वो काफ़ी फायदेमंद रही होंगी। मुलाकात करेंगे आप सभी के किसी और सेशन में। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास कौन से चैप्टर पे कराना चाहते हैं और कैसी लगी आपको ये क्लास, ज़रूर ये भी कमेंट करके बताइएगा। जिस चैप्टर की होगी सबसे ज़्यादा डिमांड उसी चैप्टर को हम लोग आपके सामने अपनी नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। धन्यवाद।